Hello everyone, I am Aarti. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to cover the poem The Voice of the Rain, that is from the 11th class, and this poem is written by Walt Whitman. ठीक है, इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले वन थिंग जो मैं जरूरी समझती हूँ बताना, वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये एक पर्सोनिफाइड पोएम है, यानी कि इसमें पोएट ने एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन. तो देखिए, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन ट्रेट दे दिया जाता है. अब वो कैसे, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग, जो जो क्वालिटीज लिविंग थिंग में होती है, लिविंग बीइंग में होती है, वो क्वालिटीज उनको दे दी जाती है. देखिए, जैसे ये जो पूरी पोएम है इसमें पोएट जो है रेन से बातें करेंगे. अब कभी ऐसा होता है कि हम रेन से बातें करो, रेन हमें आंसर करे? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि रेन तो कंसिडर किए जाते हैं दैट इज नॉन लिविंग थिंग. अब पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है कि रेन हमें आंसर करे, बट इन दिस पोएम जो रेन है वो पोएट को आंसर करती है. तो दैट इज द रीजन ये पोएम क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड पोएम है. पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज किया गया है. चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं. एंड हु आर दाउ said I to the soft falling shower which stands to tell give me an answer as here translated. तो देखिए, पोएट जो है वो रेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं, पहले हम दूसरी लाइन का देख लेते हैं मीनिंग. Said I, मैंने कहा. हु इज आई? आई इज पोएट इन दिस पोएम. ओके, तो मैंने कहा किससे? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. अब सॉफ्ट फॉलिंग शावर क्या होता है? धीरे धीरे पड़ती हुई बारिश. एक होती है हैवी रेन, एक होती है क्या, सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो पोएट कह रहे हैं कि मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि धीरे धीरे पड़ती हुई बूंदों से पूछा. क्या पूछा? हु आर्ट यू. अब देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये आर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एंड दाउ लिखा हुआ है. ठीक है, तो जो एंसेंट इंग्लिश हुआ करती थी उसमें ऐसे ही वर्ड यूज किए जाते थे. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया गया, यानी कि पहले आर्ट का जो आज जिसे हम आर कहते हैं उसे पहले आर्ट वर्ड यूज किया जाता, तो यू को कहा जाता था दाउ. तो इसका आर्ट क्या हुआ, आर, एंड दाउ क्या हुआ, यू. तो पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल. अब पोएट हमें कह रहे हैं कि ये बड़ा ही अजीब है, ये स्ट्रेंज है. क्या, ये बताना. क्या, गिव मी एन आंसर, कि रेन ने मुझे आंसर किया. ऐसा कभी होता है कि आप रेन अगर बारिश हो रही हो और आप उनसे पूछो, रेन से पूछते हो हु आर यू, एंड क्या रेन आपको आंसर देती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. बट इन दिस पोएम, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पोएम इज ए पर्सोनिफाइड पोएम, तो यहाँ पे पोएट करेगी ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत बताना कि रेन ने मुझे आंसर किया एज हियर ट्रांसलेटेड, जो नीचे बताया गया, यानी कि जो नीचे हम पढ़ेंगे अभी, वो रेन ने आंसर दिया पोएट को. अब क्या कहा रेन ने, देखिए, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. क्या कहा? मैं इस अर्थ की पोएम हूं, मैं अर्थ की कविता हूं. सैड द वॉइस ऑफ द रेन. किसने कहा? जो रेन है उसकी वॉइस ने कहा. क्या कहा? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. एटर्नल. अब एटर्नल का मीनिंग होता है जो कभी एंड नहीं होता. लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहता है. तो रेन कह रही कि आई एम एटर्नल. मैं कैसी हूं? एटर्नल हूं. आई राइज, मैं उठती हूँ. इम्पेल्पेबल, बिना दिखे, यानी कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता. कहाँ से उठती हूँ मैं? आउट ऑफ द लैंड, लैंड से उठती हूँ. एंड द बॉटमलेस सी, और ऐसा समुद्र जिसकी कोई तलहटी नहीं है. बॉटमलेस सी, ये इसका मतलब है द डीप सी. बॉटमलेस क्यों कहा गया सी को यहाँ पर? बिकॉज सी इज वेरी डीप, बहुत डीप होता है सी. तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे सी को बोला गया है बॉटम लेस. तो यहाँ पे जो रेन है वो आंसर कर रही है पोएट को. क्या कहा उसने? फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि आई एम एटर्नल, मैं एटर्नल हूँ. एंड आई राइज, मैं बिना टच हुए, कोई मुझे टच नहीं कर सकता. जब मैं धरती से और समुद्र से उठकर ऊपर जाती हूँ, कहाँ से जाती हूँ? लैंड से जाती हूँ. एंड बॉटमलेस सी से जाती हूँ. कहाँ? ऊपर की ओर. एंड कैसे जाती हूँ? दैट कांट बी टच्ड, और मुझे कोई टच नहीं कर सकता. तो मैं बिना टच हुए लैंड से एंड बॉटमलेस सी से उठती हूँ. अब देखिए, वाटर साइकिल के बारे में हम सभी जानते हैं कि जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ से वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद वो जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाती है? वो ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है. एंड आफ्टर दैट वो ही ड्रॉप एज अ रेन इस अर्थ पे वापस आ जाती है. तो क्या जब लैंड से वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ती है, क्या हमें दिखाई देती है? क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. यस, तभी तो यहाँ पे रेन ने कहा है कि मैं इनपेल्पेबल हूँ, मैं बिना दिखे ऊपर की ओर जाती हूँ. और कहाँ से उठती हूँ? लैंड से उठती हूँ एंड बॉटमलेस सी से उठती हूँ. तो आई थिंक ये स्टैंजा समझ में
आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपवर्ड टू द हेवन। और मैं कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड होता है ऊपर की ओर, डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर। तो मैं कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड। जब इवेपोरेट होता है वोटर तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर ही जाता है ना। तो मैं अपवर्ड टू द हेवन, मैं हेवन की तरफ जाती हूँ, आसमान की तरफ जाती हूँ। वेंस, अब देखिए सेम वर्ड, जैसे यहाँ पे आर्ट एंड दाउ था, तो यहाँ पे वेंस का मतलब होता है वेयर। जहां पर जाकर वेगली फॉर्म्ड, मैं बिल्कुल वेगली फॉर्म्ड हो जाती हूँ। वेगली का मतलब होता है नोट के लिए, यानी कि मेरी मैं जो न्यू शेप लेती हूँ ऊपर जाकर। अभी तो मैं क्या थी? वाटर वेपर थी, एंड आसमान में जाके क्या बन जाऊंगी? मैं ड्रॉप बन जाती हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर नोट क्लियर, यानी कि जो मेरी फॉर्म होती है वो क्लियर नहीं होती, यानी कि जो मेरा असली रूप होता है, मेरा असली रूप क्या है? वाटर। तो ऊपर जाके जो मैं चेंज होती हूँ, मैं टोटली चेंज हो जाती हूँ। मेरी जो शेप होती है, मेरी जो फॉर्मेशन होती है वो अनक्लियर होती है। ऑल टुगेदर चेंज, मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ। यानी कि देखिए यहाँ से कैसे गया वाटर वेपर बन के ऊपर जाके किस में चेंज हो गया? ड्रॉप में। तो वाटर वेपर जब ड्रॉप में चेंज हो गई तो उसकी जो फॉर्मेशन है टोटली चेंज हो गई ना। तो यहाँ पे रेन यही कह रही है कि मैं अर्थ से उठ के जब ऊपर जाती हूँ तो ऊपर जाके मैं टोटली क्या हो जाती है? ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ। कैसे सेम रहती हूँ? देखिए वाटर वेपर में क्या होता है? वाटर ही तो होता है, और जब आसमान में जाके कंडेंसेशन होता है वो अगेन किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में चेंज हो जाते हैं। और जब वो रेन के थ्रू अर्थ पे वापस आती है तो क्या होता है? तो भी वाटर ही होता है। तो देखिए वो अपने अलग अलग फॉर्मेशन लेती है, अलग अलग फॉर्म होती है उसकी। वाटर वेपर थी, ड्रॉप बनी, ड्रॉप से फिर क्या हुई? एज अ रेन वो अर्थ पर वापस आ गई। तो यही कह रही है रेन कि मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, बट फिर भी मैं सेम रहती हूँ। वाटर थी और वाटर ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रोट्स। अब यहाँ पे रेन कह रही है कि मैं आई डिसेंड होता है नीचे आना, मैं नीचे आती हूँ। क्यों आती हूँ? टू लेव द ड्रोट्स होता है सूखा, यानी कि जब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी हो जाती है या फिर एक लॉन्ग टाइम से रेन नहीं होती, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रोट। सूखा पड़ जाता है, सब कुछ पेड़ पौधे सारी वेजिटेशन सूख जाती है उस एरिया की, तो वो कंडीशन कहलाती है ड्रोट। ठीक है, सूखा पड़ना। तो मैं जब नीचे आती हूँ, आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ और क्या करती हूँ? मैं जो ड्रोट्स है उनको लेव कर देती हूँ। उनको लेव मीन्स, लेव का मीनिंग होता है वॉश कर देना। ठीक है, साफ कर देना, खत्म कर देना। तो जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं ड्रोट को खत्म कर देती हूँ। इट मीन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ठीक है, और क्या करती हूँ? जो एटमीज होते हैं स्काई में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमीज होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं जो कि पोल्यूशन का रीजन बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं दैट आर द रीजन ऑफ द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो हमारे आसमान में, हमारे स्काई में जो एटमीज पाए जाते हैं और जो डस्ट लेयर पाई जाती है, मैं क्या करती हूँ? मैं उनको भी नीचे ले आती हूँ। पहली बारिश होती है, ये जब भी बारिश होती है तो क्या होता है? वो अपने साथ में हमारे इन्वायरमेंट में जो भी डस्ट लेयर होती है, जो भी एटमीज होते हैं, जो भी पोल्यूशन होता है, वो उनको रेन जो है वो अपने साथ नीचे ले आती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट होते हैं हिडन, छिपे हुए, एंड अनबोर्न होते हैं जिनका जन्म अभी तक नहीं होता है। तो यहाँ पे रेन कह रही है कि वो सारी चीजें इन देम, जो इस अर्थ पर कैसी थी? विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, केवल बीज थे, यानी कि सीड्स थे अभी तक। वो सारी चीजें या वो सारे बीज जो अभी तक छिपे पड़े थे, कहाँ थे? लेटेंट, छिपे हुए थे, अनबोर्न, बिना जन्मे थे। मैं उनको क्या करती हूँ? मैं उनको एक न्यू बर्थ प्रोवाइड करती हूँ। तो देखिए जो सीड होते हैं वो सोइल के अंदर चाहे कितने ही लंबे समय तक दबे पड़े रहे, चाहे 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, जब तक उनको वाटर नहीं मिलेगा वो स्प्राउट नहीं होते, उनमें से पौधा बन के नहीं चलता। राइट, तो जब तक वाटर नहीं मिलेगा किसी भी सीड को, वो नहीं नया बर्थ ले पाएंगे। तो यह द रेन इज सेइंग द सेम थिंग इन दिस लाइन। क्या कह रही है? कि वो सारे सीड्स जो मेरे बिना अभी तक क्या थे? लेटेंट, हिडन, पड़े हुए थे, छुपे हुए थे, अनबोर्न थे, जब मैं आसमान से नीचे आती हूँ, आई गिव देम अ न्यू बर्थ, मैं उनको एक नया जीवन प्रोवाइड करती हूँ। देखा है ना कि जब रेनी सीजन होता है तो बारिश होती है और दुनिया भर के बहुत सारी वेजिटेशन ग्रो हो जाती है, छोटे छोटे से पौधे उगाते हैं। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। तो रेन यही तो काम करती है कि जो रेन होती है वो जब वो डिसेंड होती है, वो धरती पर आती है, तो वो क्या क्या काम करती है? सबसे पहले तो वो ड्रॉट को लेव कर देती है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में एटमीज पाए जाते हैं, डस्ट लेयर होती है, वो उनको नीचे ले आती है। एंड आफ्टर दैट सी गिव द न्यू बर्थ टू द सीड्स। वो न्यू जो सीड्स होते हैं, जो अर्थ में, जो सोइल में दबे पड़े हुए थे, लेटेंट थे, हिडन थे, अनबोर्न थे, वो उनको एक न्यू लाइफ प्रोवाइड करती है।
एंड फॉर एवर, बाई डे एंड नाइट। यहाँ पे रेन कह रही है कि एंड फॉर एवर, बाई डे एंड नाइट में दिन और रात क्या करती हूँ, दिन और रात में हमेशा ये करती हूँ, क्या करती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जो मेरा मेरा ओरिजिन प्लेस है, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द रेन, द लैंड, द अर्थ। ठीक है, क्या है, अर्थ है। तो जो मेरा ओरिजिन प्लेस है, जो अर्थ है, मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उसको प्योर कर देती हूँ, और क्या करती हूँ, मैं उसकी ब्यूटीफाई कर देती हूँ। तो रेन इज सेइंग कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं डिसेंड होती हूँ स्काई से अर्थ पर, तो मैं अपने ओरिजिन प्लेस को, जहाँ से मैं पैदा होती हूँ, जहाँ से मैं बन के चलती हूँ, उसको मैं एक न्यू लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, उसको प्योर करती हूँ, ब्यूटीफाई कर देती हूँ। तो प्योर देखिए कैसे करती है रेन। जब रेन होती है तो सारा जो इन्वायरमेंट है, जितनी भी डस्ट लेयर थी, जितनी भी एटमीज थे स्काई में, वो सारे के सारे अर्थ पर आ जाते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है। और जब रेन नीचे आती है तो जो अनबोर्न सीड्स थे वो क्या करते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, नए नए पौधे होते हैं, और जो सीन होता है उस टाइम पे, वो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल होता है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। तो किस तरीके से वो ब्यूटीफाई करते हैं, तो इस तरीके से जो रेन है वो पूरी अर्थ को ब्यूटीफाई कर देती है, सुंदर बना देती है। अब देखिए ये जो स्टेंजा है, ये जो दो लाइन यहाँ पे दी गई है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, इन दो लाइन में पोएट ने सॉन्ग्स को का कंपैरिजन किया है रेन के साथ में। कैसे, देखते हैं। फॉर सॉन्ग, अगर हम सॉन्ग की बात करते हैं, स्प्रिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, तो जो सॉन्ग होता है वो भी अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, तो इट इज द राइटर। कौन लिखता है सॉन्ग को, राइटर लिखता है, और गाता कौन है, सिंगर। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्थ प्लेस है सॉन्ग का, वो सिंगर भी हो सकता है और वो राइटर भी हो सकता है जो सॉन्ग को लिखता है। तो इसी तरीके से जो सॉन्ग होता है वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, यानी कि राइटर उसको लिखता है, सिंगर उसको गाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और आफ्टर यानी कि जिस पर्पज के लिए वो लिखा जाता है, उस पर्पज को पूरा करने के बाद क्या करता है, फुलफिलमेंट पूरा करने के बाद वेंडरिंग, क्या करता है सॉन्ग, वेंडरिंग करता है, इधर उधर घूमता है। कैसे घूमता है, देखिए ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक सॉन्ग जो इंडिया में लिखा गया वो केवल इंडिया में ही सुना जाए, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्टेट में या एक पर्टिकुलर विलेज में ही सुना जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो सॉन्ग तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी सुना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोले कि जो सॉन्ग होता है, जो लिखा जाता है, जो गाया जाता है, वो क्या करता है, वेंडरिंग करता है, घूमता रहता है। कहाँ, पूरे वर्ल्ड में घूमता है। रैक्ड और अनरैक्ड, बिना केयर किए, उसको केयर नहीं होती कि कौन उसकी केयर करेगा और कोई उसकी केयर नहीं करेगा। ऐसा होता है ना कि जो सॉन्ग किसी एक पर्सन को पसंद हो तो हो सकता है कि वो दूसरे को पसंद ना हो, या फिर जो दूसरे को पसंद हो वो किसी तीसरे पर्सन को पसंद ना हो। तो हर किसी की पसंद, हर किसी की जो चॉइस होती है सॉन्ग्स को लेकर, म्यूजिक को लेकर अलग अलग हो सकती है। यस, तो पोइट यही कह रहे हैं कि जो सॉन्ग होता है उसे किसी की केयर नहीं होती कि कौन उसे पसंद करेगा, कौन उसे पसंद नहीं करेगा। वो इसके बावजूद भी क्या करता है, वो वंडरिंग करता रहता है पूरे वर्ल्ड में। और आफ्टर दैट, अब जो उसका जो पर्पस होता है उसको फुलफिल करने के बाद वो क्या करता है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो पूरे प्यार के साथ, प्यार लेकर ऑथर के या फिर राइटर के, जिसने उसको लिखा है एंड जिसने उसको गाया है, उसके लिए वो क्या लेकर आता है, बहुत सारा लव एंड फेम लेकर आता है। होता है ना ऐसा कि अगर कोई सॉन्ग लिखा गया है या फिर गाया गया है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो वो क्या करता है, सॉन्ग जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, राइटर से ओरिजिनेट हुआ था, सिंगर से ओरिजिनेट हुआ था, तो उनके लिए क्या लेकर आता है, वो बहुत सारा प्यार लेकर आता है। क्योंकि जो भी सॉन्ग पॉपुलर हो जाता है तो वो पर्सन, वो सिंगर सारी दुनिया में पसंद किया जाता है, उसको बहुत सारा प्यार मिलता है, उसको बहुत सारी फेम मिलती है। तो इसी तरीके से जो रेन होती है, तो देखो कंपैरिजन देखिए दोनों का। जो रेन होती है वो भी सेम ऐसे ही होती है कि जो वो अपने ओरिजिन प्लेस से निकलती है, तो जब वो वापस उस अर्थ पर आती है तो वो क्या करती है, उस अर्थ को प्योर बना देती है एंड ब्यूटीफाई कर देती है। सेम इसी तरीके से सॉन्ग होता है कि वो जो भी उसको लिखता है, जो भी उसको गाता है, जब वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है सॉन्ग और वो बहुत फेमस हो जाता है, सभी के द्वारा लाइक किया जाता है, तो वो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फेम लेकर आता है वो राइटर के पास में, एंड किसके पास में, सिंगर के पास में। फेम भी लेकर आता है और सारी दुनिया उसको लव भी करती है। तो ये सारी की सारी पोएम थी, होप आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरी की पूरी पोएम एक पर्सोनिफाइड पोएम है जिसमें रेन आंसर दे रही है। तो रेन यहाँ पे रेन को एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से ये पोएम थी आपकी, होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे लर्निंग।